खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे हाथरस मामले की। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की कुछ ही देर में समाअत शुरू होने वाली है, जिसके लिए मुतासरा खानदान लखनऊ में मौजूद है। कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ख्याल रहे कि हाथरस केस पर अज खुद नोटिस लेते हुए हाई कोर्ट ने वहां के डीएम और पुलिस इंचार्ज समेत हुकूमत के अफसरान को तलब किया था। ख्याल रहे कि इस केस की तहकीकात में अब सीबीआई भी जुट गई है। उसने तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है। तो आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज हाथरस मामले की सुनवाई होनी है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर। तारिक, कुछ ही देर में इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुतासिरा खानदान भी मौजूद है और यहां तक कि कोर्ट ने जो हुकूमत के अफसरान हैं उनको भी तलब किया है। तो ऐसे में क्या कुछ इम्कान लगाया जा रहा है कि क्या इस सुनवाई में हो सकता है? देखिए, अभी कोई भी कयास लगाना, किसी भी इम्कान पर बात करना बहुत तो यकीन से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मामला बहुत संजीदा है। हुकूमत इसमें इंगेज है, जिम्मेदार लोग इसको देख रहे हैं और जब सब ये कहा जा सकता है कि अदालत के जेर असर है, सीबीआई की मुदाखलत हो चुकी, तो देखिए हम ये कहें कि इम्कानात ये हो सकते हैं, ये क़ब्ल वक्त होगा। ताहम इतना ज़रूर है कि इस मामले को लेकर रियासत की बहुत बदनामी हुई है। इस मामले को लेकर जिस अंदाज से हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, उसने ये बता दिया है कि इसको बहुत संजीदा तौर पर देखा जा रहा है। एक अहम बात ये भी बता दें कि देखिए, इसमें अब सियासत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। जो हज़ब इख्तिलाफ की जमात है, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी की जानिब से मुसलसल बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की जानिब से मुसलसल बयान आ रहे हैं और इस मामले को लेकर वो अदालत में खड़ा करना चाहते हैं हुकूमत को कि जो कुछ भी ज्यादतियां हो रही हैं और खवातीन क्राइम के हिसाब से जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का मंजरनामा तब्दील हो रहा है, उसके हवाले से अगर बात करें तो वाकई हुकूमत कहीं ना कहीं घिरती हुई बेबस महसूस नजर आती है। तो देखिए, ये बहुत संजीदा मामला है और इसमें किसी भी इम्कान पर बात करना मुनासिब भी नहीं है। ताहम नजर बनाए हुए हैं, जैसे हकीकत का इंकशाफ होता है तो जरूरी चीज सामने आती है, जरूरी उमूर पर बात होती है तो हम अपना नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो तारिक, जो मुतासिरा खानदान है उन्होंने खतरा जाहिर करते हुए रात में जाने से मना किया था और उन्होंने सुबह जाने के लिए कहा था। ऐसा किया भी गया, उनको सुबह लखनऊ ले जाया गया। तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इसमें और मजीद वो बढ़ावा चाहते हैं क्या मुतासिरा खानदान? ये बहुत अहम सवाल है और देखिए, ये सवाल के बहुत से रुख हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसने जिस अंदाज से करवटें बदली हैं और आपने देखा कि किस अंदाज से मुजरिम सरेंडर करता है और किस अंदाज से उसको लाया जाता है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो देखिए, लोग अब बेवकूफ नहीं हैं। जाहिर है कि अदालत पर कोई तनकीद नहीं कर सकता है, हुकूमत पर भी तनकीद से लोग डरते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो है कि अगर कोई मुतासरा खानदान ये मुतालबा कर रहा है तो इसके पीछे बहुत संगीन मसला है जिन पर गौर खोज करना चाहिए तमाम लोगों को। तो देखिए, बिलाशुबा, और फिर ये बता दें आपको, चाहे वो भीम आर्मी हो या ऐसे सोशल ग्रुप्स हों, तंजीमें हों जो इस मामले को बहुत करीब से और बहुत संजीदगी से देख रहे हैं, उन्होंने भी यही मशवरा दिया था कि नहीं, जो अभी तक पुलिस का किरदार है वो बहुत मशकूक रहा है और ख़ास तौर से जिन मामलात में हुकूमत के बड़े लीडर दखल अंदाजी करने लगते हैं, मिनिस्टर इंगेज हो जाते हैं, बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, हुकूमत अपनी छवि को साफ करना चाहती है, दूसरे लोग अपनी छवि साफ करना चाहते हो, बड़े पैमाने पर सियासत हो रही हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्तकिल इस पर सियासत कर रहे हो, तो देखिए बहुत सारे पहलू हैं और ये पहलू ये लोगों को संजीदगी से सोचना चाहिए कि बहुत इबरतनाक भी है, अफसोसनाक भी है और इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर लोगों का यकीन उठ जाएगा पुलिस से, कानून से, तो इस सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। तो देखिए, जो उन्होंने मुतालबा किया है, इस मुतालबे के वो हर अमन पसंद शहरी इसके फेवर में है, इससे मुत्तफिक है, क्योंकि जो मंजरनामा गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश का रहा है, या गुज़िश्ता दिनों क्या बल्कि कई साल से हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ खानदान और बिलखुसूस मजलूमीन का खानदान अगर इस अंदाज की अपील करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। तो सुनवाई के बाद क्या ऐसा हो सकता है, हालांकि जो मुतासिरा खानदान है वो लखनऊ में ही मौजूद है, तो क्या वो सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, ये अभी इस अंदाज का कोई इशारा दिया नहीं गया है और इस अंदाज का कोई मुतालबा भी इन लोगों की जानिब से नहीं किया गया है और सीएम हाउस से भी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सीएम ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का
कुछ इजहार किया हो या इन लोगों ने मुलाकात चाही हो, इस तरह की कोई बात अभी तक है नहीं। ताहम हालात किस वक्त करवट बदल जाए, और देखिए सिक्योरिटी के बहुत सख्त बंदोबस्त हैं, तो इस वक्त कोई मुनासिब भी नहीं लगता है कि ये लोग कहीं दीगर मकामात पर सफर करें, आए जाएं रास्ते में, क्योंकि जिन जिन रास्तों से ये लोग गुजरे हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कर दी गई हैं, और अदालत के बाहर भी हमने देखा कि पूरा हमला पुलिस का लगा दिया गया है। जिन रास्तों से इनकी गाड़ियां गुजरी हैं उन रास्तों पर भी बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। तो अभी ये तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, लेकिन किस लम्हे क्या हो जाए यकीन से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तारिक, एक सवाल और मैं पूछना चाह रही थी, मुतासिरा खानदान तो वहाँ मौजूद है, और जिन हुकूमत ने अफसरान को तलब किया है, डीएम और पुलिस इंचार्ज हैं, उनकी मौजूदगी को लेकर कुछ खबर? हाँ देखिए, एसडीएम उनके साथ हैं, सीओ वहाँ के उनके साथ हैं, और जाहिर है कि देखिए इसमें जो रोल रहा है, चाहे जो लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं उनकी बात करें हम, या जिम्मेदार अफसरान की बात करें इंतजामिया के, तो देखिए कहीं ना कहीं उनके किरदार मशकूक हुए हैं, और ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो मौजूदा इख्तिदार है तो इंतजामिया उसकी मशीनरी की तरह काम करती है, ऐसे लोगों ने बातें कही हैं, सवालात उठाए हैं, तो जाहिर है कि इन लोगों की मौजूदगी अपने आप में बहुत अहम है। और जब ये लोग अदालत में अपने बयान दर्ज कराएंगे तो इनके क्या बयानात होते हैं, इनके बयानात मजलूमीन को इंसाफ दिलाने की राहें हमवार करते हैं या इसको दूसरी सिमत देते हैं, तो देखिए ये बहुत संजीदा मामला है, और इस पर किसी भी तरह का इजहार अपनी जानिब से करना मुनासिब नहीं है। तो हम नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ हकाइक हमारे सामने आएंगे वो नाज़रीन तक। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाथरस मामले पर कुछ ही देर में सुनवाई होने वाली है, 2:15 का वक्त दिया गया है, थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होगी। मुतासिरा खानदान इलाहाबाद में मौजूद है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुतनाज़ा ज़राए क़वानीन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने मरकजी सरकार को इस हवाले से नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में जवाब तलब किया है। वहीं नए कवानीन के अमल में फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि अर्जी गुजारों ने ज़राए क़वानीन की आईनी हैसियत को चैलेंज किया था। किसान कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसान कानून 2020 की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया था और यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को लेकर जो कानून बनाया गया है ये फिलहाल कानून किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि अभी इस कानून पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में याचिका पर जवाब तलब किया है। देखना बेहद अहम होगा कि 6 हफ्ते के बाद जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई बिजली के शौक से उबर रही है। कुछ इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। महालक्ष्मी नगर, माहम, मलाड, दादर, बांदर और लोअर परेल के रिहायशी इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर खिदमात भी बहाल हो गई हैं। ट्रैफिक सिग्नल भी अब काम कर रहे हैं। इस मामले पर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने सख्त रुख अपना लिया है। रियासती हुकूमत ने इस पूरे मामले में जांच का हुक्म दिया है। उन्होंने वजीर तवानाई से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की है और मुंबई के आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करने को कहा है। महापारेषण के 400 केवी कड़वा पड़गे जीआईएस केंद्र में सर्किट 1 का रखरखाव कार्य चल रहा था। उस समय सारा भार सर्किट 2 पर था। हालांकि सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से मुंबई और ठाणे के अधिकांश हिस्से उससे प्रभावित हुए। मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाले कड़वा पड़गे और खारगर की तर्ज पर मल्टीपल ट्रिपिंग हुई। मुंबई और उपनगरों को लगभग 2200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। उरन जो हमारा गैस पावर स्टेशन है के सभी सेट एसी फेल्योर पर ट्रिप हुए। खारगर तड़ोजा लाइन जो ट्रिप हुई थी अब सुचारू रूप से काम करना चालू कर दी है। रिस्टोरेशन हमारा स्पीडीली चल रहा है। बिजली विभाग के आला अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी बिजली आपूर्ति को कारगर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति सुचारू होने के पश्चात इस घटना की पूर्णतः जांच की जाएगी।
इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है 12:26 को जो है सारी हमारी ट्रेनें जो है अभी धीरे धीरे मूव होना शुरू हो गई है। इसमें जो मेन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो नहीं थी वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो रिस्टोर हो गई है। और जैसे आपको पता है कि हार्बर लाइन जो है वहाँ पे 10:55 को जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करके वहाँ पे ट्रेनें जो है हार्बर लाइन पर हमने शुरू की थी। जो मेन लाइन पर ट्रेनें जो स्टकअप थी 12:26 के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर होने के बाद जो है अभी धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। कितने समय में सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी सर? देखिए हमारी कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी नॉर्मल की तरफ लेके जाना है। इसमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें भी है जिनको हमने मुंबई से जाने वाली अभी 4 ट्रेनें रिशेड्यूल की है। कुछ आने वाली ट्रेनें थी उनको हमने कई मुंबई डिवीजन का जो इंटरचेंज है वहां पे हमने रेगुलेट करके रखा था, उनको भी हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इसे जल्दी से जल्दी नॉर्मल की तरफ हम लेके जाएं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अमित, सीएम ने भी यकीन दहानी कराई है कि मुंबई और आसपास के शहरों में बिजली सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये कोशिश कितनी जल्द पूरी की जाएगी? अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बताइए, बोलिए। देखिए 90% जगहों पर मुंबई के आसपास इलाकों में बिजली सप्लाई शुरू हो गई है। 10% जो जगह अभी बची हुई है वहां पर आधे घंटे में जो है बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से भी बातचीत की गई है। साथ ही चर्चा के बाद ये निर्देश दिया गया है कि मुंबई शहर के आसपास जो है जितने भी इलाके हैं वहां पर बिजली की आपूर्ति को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश की जाए। साथ ही ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो इसे रोकने के लिए जो है सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली आपूर्ति कैसे खंडित हुई, इसको लेकर तकनीकी कारणों के लिए कौन कौन जिम्मेदार है उसका पता लगाने के लिए भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आज जो है उन्होंने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से भी बातचीत की और ये कहा कि यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों को बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे ताकि कोई समस्या ना हो, इसका भी इंतजाम जो है किया जाए। साथ ही साथ राज्य के मुख्य सचिव और मंत्रालय के कंट्रोल रूम को भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि कंट्रोल रूम और अग्निशमन दल इस तरह के मौके पर सदैव सतर्क रहें और इस पूरे मामले की जांच और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और अगर ये घटना होती है इससे निपटने के जो वैकल्पिक उपाय हैं उसे भी खोजने के जो है राज्य स्तर पर जो है लोगों को आदेश दिए गए हैं। अमित, जांच का तो हुक्म दे दिया गया है, एक तरफ ये भी है कि जब ग्रिड फेलियर होता है या तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होती है या फिर मिनिमम होती है, तो क्या इसका जांच में ही पता लगाया जाएगा या फिर शुरुआती तौर पर इसका इम्कान है? देखिए ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पहला जो ग्रिड पावर है उसका जो है मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, इसलिए दूसरे पावर पे जो है पूरा बोझ आ गया था जिसके चलते जो है बिजली गुल हुई है। अभी भी जो है तकनीकी कारणों के जो है जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि पूरे मुंबई शहर में और आसपास के इलाकों में बिजली जो है बहाल की जाए, जिसमें 90% जो है बहाल हो चुकी है, 10% अभी बाकी है। और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिरकार क्या तकनीकी कारण है, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, क्या अधिकारियों को पता नहीं था कि अगर एक लाइन का मेंटेनेंस चल रहा है तो दूसरे लाइन पे पूरा बोझ डालने से इस तरह की स्थिति पैदा होगी। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम की तरफ हो गई थी, इसीलिए ये परेशानी आई और मजीद इसमें जांच की जाएगी। देखिए निश्चित रूप पे इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह आज सोमवार था, हफ्ते का पहला दिन था, लोग घरों को निकल रहे थे, कई सारी परीक्षाएं थी मुंबई यूनिवर्सिटी में, केसी कॉलेज में, उन परीक्षाओं को रद्द किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑनलाइन जो है सुनवाई थी वो भी रद्द किया गया। लोग घरों से बाहर निकले लेकिन दफ्तर तक पहुंच नहीं पाए। बाहर आए तो सड़कों पर बस और टैक्सी रिक्शा की सुविधाएं नहीं थी क्योंकि कोविड के सिचुएशन में बहुत ही कम सुविधाएं जो है सड़कों पर शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी खुशी खबर यह है कि 90% जगहों पर बिजली बहाल हो गई है और अगले आधे घंटे में बताया जा रहा है कि जो बचे हुए 10% जगह हैं वहां भी बिजली बहाल हो जाएगी। तो मुंबई की आवाम को एक बड़ी परेशानी से जूझना पड़ा, हालांकि जो 90% इलाके हैं उसकी परेशानी को सॉल्व कर दिया गया है। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। रुकेंगे छोटे से एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है।
कोरोना से मईशत को काफी नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में तमाम सनती व तिजारती सरगर्मियां बहुत दिनों से बंद हैं। अब अनलॉक के तहत कारोबारी सरगर्मियां धीरे धीरे मामूल की जानिब लौट रही हैं, लेकिन मुकम्मल रफ्तार पकड़ने में अभी मजीद वक्त लगेगा। हुकूमत डिमांड और सप्लाई की चेन को बहाल करने की कोशिश कर रही है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात के हवाले से मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से मईशत मुतासिर हुई है, लेकिन हुकूमत इसके असरात को कम करने की तदबीर कर रही है। हालिया दिनों में सप्लाई में कदरे बेहतरी आई है, लेकिन सार्फिन की मांग को महमेज देने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए हुकूमत LDC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लाई है। त्योहार के मौसम के लिए फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत 10,000 रुपए एडवांस सभी तरह के मुलाजमीन को मिलेंगे, जिसे 10 किस्तों में अदा किया जा सकता है। इस स्कीम की 21 मार्च 2021 तक दस्तयाबी होगी। So the consumer spending related proposal has two components to it. One is the LTC cash voucher scheme, and the other component within that consumer spending relates to special festival advance scheme. So we will be looking at the consumer spending aspect first, which has two of these components. श्रीनगर में आज हुए एक एनकाउंटर में पाकिस्तानी मिलिटेंट व लश्कर का आला कमांडर सैफुल्लाह हलाक हो गया है। सैफुल्लाह का एक और साथी भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। DGP ने एनकाउंटर की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। 5 दिन के अंदर ये चौथा कामयाब ऑपरेशन है। 7 तारीख को सुगन शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन। इसमें 10 टेररिस्ट जो हैं वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्लाह जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले CRP की पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें एक ASI हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में CRP की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था, जिसमें 2 CRP के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्लाह और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे, हम बार बार मौका देते हैं,
ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है कि ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामुन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। भोपाल के मिसरूद कब्रिस्तान, जहां पर आजादी के बाद से लेकर अब तक मर्दों की कमेटी बनाई जाती रही है, मगर जब मर्दों की कमेटी अपना किरदार अदा नहीं कर सकी और कब्रिस्तान का वजूद मिटने के साथ साथ साबिका कमेटियों ने औने पौने दाम में कब्रिस्तान का सौदा कर लिया, तो एमपी वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान के तहफ्फुज के लिए ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें सभी ओहदे खवातीन को दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ये पहला कब्रिस्तान कमेटी है जिसमें खवातीन को शामिल किया गया है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मिसरूद कब्रिस्तान कमेटी की सदर फरीदा बानो और खाजिन तहसीन मंसूरी से खास बातचीत की। भोपाल का मिसरूद कब्रिस्तान जिसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अदम तवज्जुही का शिकार है और ख़ास बात यह है कि इस कब्रिस्तान की जो कमेटी है उसकी देख रेख निगरानी जो है ख़वातीन कर रही है। हमारे साथ जो है यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, फरीदा साहिबा है और सेक्रेटरी साहिबा। ये कब से इस तरह के हालात है वो कोई देखने नहीं आ रहा? ये 4-5 साल हो गए हैं, बिल्कुल 2 साल में ऐसे ही पड़ी हुई है ये। तभी से फिर हमने देखभाल शुरू की है। जब यहाँ पर ये कब्ज़ा होना शुरू हुआ तो फिर हम लोगों को आना पड़ा कि मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो चली ही जाएगी। तो हम लोगों ने कहा हम लोग इसकी वो करेंगे। फिर हम लोग वक्फ बोर्ड में भी गए, हम तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, मतलब हर जगह पर गए हम। वहाँ पर लोगों ने सबने हमारी मदद की और यहाँ का सीमांकन करवाया, लेकिन अभी तक बाउंड्री के लिए कुछ भी नहीं हो पाया है। हम तो ये चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि बाउंड्री के लिए कुछ नहीं हो पाया, तो आप लोग वक्फ बोर्ड गए, तो वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है? वक्फ बोर्ड के पास ये नहीं है कि वो करवा सके। ये सिर्फ यही कहा है कि आप लोगों को ही करवाना पड़ेगा। मदद तो वो करेंगे लेकिन करवाना हम लोगों को ही है। दिक्कतें आप लोगों को क्या आ रही है जब जमीन वक्फ बोर्ड की ये तमाम चीजें हैं, दिक्कत क्या आ रही है? वो ये कि यहाँ पर आते हैं तो कोई करने नहीं देता है। अच्छा। कहते हैं कि नहीं बाउंड्री मत बनाओ, आप मस्जिद बना लोगे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कोई मस्जिद कब्रिस्तान में बनती भी नहीं है और मस्जिद यहाँ पर कोई इतने लोग नहीं है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आएंगे, तो और उल्टा अजाब ही पड़ेगा ना। तो यहाँ मस्जिद तो बनना ही नहीं है, पहली बात तो ये, और कब्रिस्तान की नोहियत भी नहीं बदली जा सकती है। तो वो बात तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि यहाँ कभी मस्जिद बनेगी। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये सुरक्षित हो जाए, सेफ हो जाए एक साइड से। आपने कहा कि सुरक्षित हो जाए, यहाँ पे बहुत सारे मलबे पड़े, कब्रिस्तान भी अब दिखाई नहीं दे रही है, क्या वजह है? ये आए थे मतलब है ना नकली कमेटी बना करके, यहाँ पर इसको कोई चौक से हैं, उनको उन्होंने है ना लीज पर दे दिया था और पैसे भी ले लिए थे। फिर ये अभी मतलब कितनी तारीख हुई है, अभी 5-6 रोज पहले शिवरत्नम हाँ, चैरिटेबल वालों को हॉस्पिटल और महाविद्यालय के लिए 35 साल के लीज पर दे दिया था और 5.5 लाख रुपए ले लिए थे उन लोगों ने। तो हम उसकी वजह से मतलब हमको निकलना पड़ा कि ये इसका मतलब बाउंड्री हो जाए तभी ये सेफ हो सकती है भविष्य में, नहीं तो ये रहेगी नहीं। में देखते हैं कि यहाँ पर मिसरूद जो कब्रिस्तान जिसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे लोग दफन किया जाता है। आज भी कब्रिस्तानों की बात करें, तमाम चीज़ें निशानात यहाँ पे दूर दर तक मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कब्जा करने से मलबा डाल दिया, दूसरी चीज़ें। और ख़ास बात है कि ख़वातीन इस चीज़ को लेकर मैदान में निकली हुई हैं, मर्द यहाँ पर नहीं है। कमेटी में जो है फरीदा साहिबा और उनकी जो सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है और इन तमाम लोगों की वजह से अब तक ये महफूज है। और आगे अगर वक्फ बोर्ड ने इस पर तवज्जो नहीं दी और इसकी बाउंड्री नहीं की गई तो ये नहीं कहा जा सकता कि आगे इसकी हालत क्या होगी, ये बचेगी, ये आगे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अगर इसके पीछे देखिए दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर जो चीज़ें थी इस पर जो है नाजायज़ ये कब्जा हो चुका है। लोगों ने यहाँ पे खेती बाड़ी भी शुरू कर दी है, इसको भी बचाने की ज़रूरत है और बचाया तभी जा सकता है जब वक्फ बोर्ड के लोग जिम्मेदारान जो हैं, यहाँ पे दूसरी कमेटी के जो लोग हैं वो अपनी बेदारी का सबूत देंगे। और बेदारी के सबूत की बात करें तो आपको खुद मालूम है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड किस तरह से अपनी बेदारी का सबूत दे रहा है। एक के बाद एक ज़मीनें जो है नाजायज़ कब्जे का शिकार होती जा रही हैं। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।